बड़ा अफसोस है मेरे को कहते हुए, आज पंजाब से ज़्यादा मौत हरियाणा में हम दो को जेजेपी वालों ने डिस्क्वालीफाई करने की दरखास्त दे रखी है। मैंने देश की सेवा करी, अब दीपेंद्र कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ। महिला की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। हर हल्के में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। जब कहते हैं अपनी उपलब्धि बताएंगे तो वो हमारे समय गिनाने लग जाते हैं। छत्तीस बिरादरी ये मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाई। उनके जेजेपी के कह रहे हैं वो 10 एमएलए ला के आओ। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायक और हाईकमांड चुनती है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। इन खबर हरियाणा पर बेहद खास शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं। प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और सीजनल पॉलिटिशियन हैं। खुलकर बात करते हैं, अगर बात करने पर आते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार। 3-4 सवालों का मैं लिस्ट थोड़ी सी रिसर्च करके आया था, तो शुरुआत मुझे आपकी भी करनी है, मुख्यमंत्री से पहले के और 3-3 बार जब आपने देवीलाल साहब को उस समय हराया था उसकी भी बात करूंगा, और जो फोटो में देख रहा हूँ बाबूजी की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है हमने पढ़ा तो है लेकिन मेरी जनरेशन जो 80s के बाद की बॉर्न है वहाँ तक भी बातचीत जाए तो वो भी समझ पाए कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में भी हुड्डा साहब के परिवार का क्या रोल रहा था। शुरुआत मैं अभी के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पे कर लेता हूँ। आपने एक बहुत ही दमदार तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब शुरू किया, और मैं इस शब्द को इस्तेमाल करने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि बौखलाहट नज़र आई और उस पर कई तरह के जवाब भी सामने आए। लेकिन सीधे तौर पर सवाल सामने जो था, आपने पूछे 10 सवाल, उन्होंने 11 सवाल पूछ लिए। उसका असर और उसके बाद की पदयात्राओं का और जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, क्या असर आ रहा है प्रदेश में? देखिए, जो हमने यात्रा शुरू करी और ये कार्यक्रम शुरू किया, आपने कहा 10 सवाल, हमने कहा 10 सवाल हमने पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं उनके पास। और उनके पास तो सवाल ही कुछ नहीं है, क्योंकि दिखाने को उपलब्धि नहीं है। जब आप किसी हल्के में जाते हैं, जब कहते हैं अपनी उपलब्धि बताएंगे तो वो हमारे समय गिनाने लग जाते हैं। जैसे फतेहाबाद में कहा, तो उनके पास अपनी उपलब्धि तो है नहीं। और जहाँ ये जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और जो जन समर्थन मिल रहा है, तो ऐसा है, मेरा भी तजुर्बा राजनीति का है, छत्तीस बिरादरी ये मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। एक लाइन भी खींचने की कोशिश की जा रही है ओबीसी वोटर्स को, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी आया और उसके बाद के इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं कि भाई एक ओबीसी वोटर्स भाजपा के साथ है। तमाम जो लीडर्स हैं, अमित शाह साहब आए, उन्होंने भी कहा कि हमने एक ऐसा चेहरा दिया है, खड़े हो जाइए घर से, और उनको सीएम साहब के चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया। तो ये चीज़ें हैं। बीजेपी आज भी ये मान के चल रही है प्रदेश में कि एक अच्छा खासा वोटर उनके पास है और हम लेके चलेंगे। और आप जब सरकार बनाने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मार्जिन 1-1.5% का था लोकसभा में, इतना कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, 1-1.5% का नहीं था। खुश होने की ये बात है कि 19 में हमारी 28% के करीब वोट थी और अब 48% के करीब, 47.6, तो 20% का इजाफा हुआ है तकरीबन कांग्रेस की वोटों का। और उनका 12% गिरा है। 10 हल्के हैं पार्लियामेंट के, हर हल्के में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का वोट घटा है वोट बैंक, और हमारा बढ़ा है। ये एक संकेत होते हैं, उसका संकेत दे चुके। और बाकी जहाँ तक सवाल है ओबीसी की, भाई हमने 8 लाख क्रीमी लेयर किया था ओबीसी का। 8 से नहीं, 8 से इन्होंने किया 6, और जब 6 में इसकी खेती की आमदनी जोड़ दी, तनख्वाह जोड़ दी, और किसी को लाभ नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे वो बैकवर्ड क्लास के वंचित रह गए MBBS में दाखिले के लिए और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए और सर्विसेज के लिए। उनका हर्जाना कौन मुकेगा? अब चुनाव आया तो दिखता, तो फिर 6 से 8 कर रहे हैं। हमारे ही सरकार बनेगी तो हम 8 से 10 करेंगे। एक आप जो सम्मेलन में देख रहा हूँ तमाम वर्गों के साथ है, और आपका जो नारा है, मैं आपको पर्सनली भी कई बार मिलता रहता हूँ, ऑफ कैमरा भी, आप हमेशा कहते हो कि 36 बिरादरी का मन बना चुका है और 36 बिरादरी ये फैसला करने वाली है। हरियाणा को लेकर आप हमेशा बोलते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 36 बिरादरी का, देखो, कोई विकास होता है, एक गांव की सड़क बनती है तो 36 बिरादरी इस्तेमाल करेंगी, एक बिरादरी नहीं करेगी। कोई स्कूल बनेगा, 36 बिरादरी आएगी। यूनिवर्सिटी बनेगी, 36 बिरादरी आएगी। तो 36 बिरादरी के पूरे समाज के लिए आपको सेवा करनी है, कि सारा समाज जो है सबके लिए करनी है। निश्चित है।
आपने भी नतीजों का आकलन किया होगा सर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, 20 साल का मुझे अनुभव है। इसमें एक ट्रेंड निकल कर आया लोकसभा चुनावों में कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस बड़ी प्लस रही, कांग्रेस ने मजबूती से काम किया और ज़्यादा विधानसभा वाइज रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन शहरी इलाकों में आज भी भाजपा का जो प्रदर्शन था, कांग्रेस से बेहतर रहा। नहीं वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे शहरों में हम जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। अम्बाला सिटीज़ को देख लो आप रोहतक को देखो, झज्जर को देखो, सिरसा को देखो, आप बादरगढ़ को देखो, बड़े बड़े शहरों में भी जीते हैं हम। बाकी ये तो वो है, क्या नाम, शहरों में ज़्यादा उनकी रही है और वो रोल हमारा रहा है। अब इसमें ट्रेंड कैसे चेंज होगा 24 के विधानसभा चुनाव में? ट्रेंड नहीं, ट्रेंड चेंज ही है। जब एक संकेत दे दिए हर उस पे, असेंबली के सेगमेंट में हमारी वोट बढ़ी हैं, ओवरऑल बढ़ी है, एक साफ संकेत है। असेंबली सेगमेंट्स की भी देखो, पिछली बार 2019 में 79 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था, कांग्रेस ने 10 में किया था और एक में जजपा ने किया था। जब लेकिन असेंबली के इलेक्शन हुए उसके बाद हमारे 31 आए, 10 के 31 बने और उनके 79 से 40 रह गए। तो ये साफ है, यही एनालिसिस होता है, यही संकेत होते हैं लोगों के। एक मैं दिल से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगा। 2019 के जब चुनाव थे, 75 पार का नारा हमने सुना भी था, बात भी था। सर आज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दिल से बताना, क्या कांग्रेस भी उतनी ताकत 2019 के चुनाव में नहीं लगा पाई थी उस माहौल में, और 10-0 हो गया था लोकसभा का? आप बाद में कहते हैं टिकट बंटवारे का, तो मुझे पता है ऑफिशियल बयान आपने दिया है। 2019 में जो हवा बनी या जो भाजपा ने नारा दिया, कांग्रेस उतनी ताकत के साथ क्या चुनाव नहीं लड़ पाई? नहीं, देखो उस टाइम फुलगामा वगैरह कई ऐसे हो गए थे जिसने एकदम हवा बदली। अदरवाइज तो कांग्रेस के अच्छी हवा थी। नहीं, विधानसभा में उसका नतीजा, विधानसभा की जब पूरी 31 ताकत से लड़ते तो उस समय सरकार बना सकते थे। नहीं, हमारी 31, हाँ, नहीं वो ठीक बात है आपकी, थोड़ा टिकट का वितरण भी ठीक हो जाता, जब भी बन सकती थी। लोगों का मन था, लोगों को आप ये नहीं कह सकते लोग नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तो हमारी रही होगी जो हम नहीं बना सके। इस बार कोई कमी नहीं रहेगी? नहीं, हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे। और क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो है टिकट वितरण का, वो जिताऊ कैंडिडेट होगा। सर्वे के आधार पे होगा सर्वे। ये जो लोकसभा की टिकटें थी, इसमें कई टिकटों की तारीफ भी हुई, एक दो लोग नाराज भी हुए, एक दो लोग पार्टी छोड़ के चले गए। मैं किरण का नाम ले रहा हूँ, किरण चौधरी का। तो ये इसका आधार जितना आप बता सके, इंटरनल बातें आप पार्टी की बताते नहीं, लेकिन ओवरऑल जितना आप बता सके, तो किस तरह का आधार था? सर्वे आधार था इनका, विनेबिलिटी। हाँ विनेबिलिटी का आधार था, जब भी तो। और मौजूदा विधायकों के साथ क्या रहेगा, किस तरह का प्रदर्शन? जो विधायक जीतने के उसमें होंगे उनको देंगे, जो कोई किसी की एडवर्स होगी तो देखेंगे, सोचेंगे। एक सवाल सर, आपने कहा कि भाई आपके सवालों का सीधा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उनकी एक लिस्ट जरूर मेरे पास आई थी। कितना पैसा गांवों के लिए दिया गया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बताएं। नौकरियां किस आधार पर दी जाती हैं? कांग्रेस शासन में कितने गांवों में बिजली गई? गांव में पानी की व्यवस्था के लिए क्या काम किया? आपके शासन में तबादलों में भ्रष्टाचार होता था, उसमें कितने रुपए लेते थे? केंद्र प्रदेश में केंद्र की सरकार होने के बाद भी सिलेंडर की बात है, बेटियों की शिक्षा के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री फसल योजना में कितना पैसा दिया? बुजुर्गों को 10 साल में कितनी पेंशन दी? बुजुर्गों को पेंशन लगवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, कांग्रेस सरकार ने कितनी फसलों को एमएसपी दिया? 11 सवाल आप पे दाग दिए। ये कोई सवाल ही नहीं है। महिला शिक्षा के लिए महिला की यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और देश में प्रथम मेडिकल कॉलेज जो केवल महिलाओं के लिए है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, एक वही है जो सरकारी क्षेत्र में महिला कॉलेज हो। महिलाओं को हर जगह महिला कॉलेज हमने तो बनाए, पूरी प्राथमिकता दी। कोई सवाल ही नहीं है इनके, कोई मतलब वो कहते हैं पानी पीने के लिए, अरे 10 लाख तो हमने 200 लीटर की टंकियाँ टूटी थी गांव में। कोई गांव बगैर पीने के जल के नहीं था, बस सब था। हर प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, मेरे आंकड़े नहीं है ये, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, और कानून व्यवस्था में, और नौकरी देने में, नंबर ऑफ नौकरी दिए, और खेल और खिलाड़ी में हरियाणा नंबर 1 था। आज कहाँ से कहाँ 9.5 पहुँच गई। इस बार सवाल तो मेरे से ऐसे पूछे जैसे मेरी सरकार है। सरकार तुम्हारी सरकार है 10 साल से, ये बताओ जो नंबर 1 था हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, और प्रति व्यक्ति निवेश में, और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे हो गया? आज महंगाई में नंबर कैसे हो गया? आज मेरा नहीं है,
जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हरियाणा असुरक्षित कैसे हो गया, कानून व्यवस्था इतना अपराध क्यों बढ़ गया। और खेल और खिलाड़ियों की आप देख रहे हो, ना इनकी नीति है। जो हमारी बेटियां हमारे प्रदेश का दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ क्या सलूक हुआ जनता में, आज तक नहीं न्याय मिला। कोई तो अब एक उपलब्धि बता दें, कोई ये बताए भाई एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी हो, एक कोई 1 इंच जो एक पोल नया मेट्रो का लगाया हो। हमने 81 किलोमीटर मेट्रो बिछाई, 250 किलोमीटर जो है रेलवे लाइन बिछाई या मतलब मंजूर कराई। इन्होंने 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, तो एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक इंस्टीट्यूट बनाया हो, क्या किया? हाँ हाँ हाँ, ये जरूर हालत कर दी है प्रदेश के। अगर अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 2 लाख पक्की नौकरियां खाली पड़े हैं। इन्होंने जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखी है। ये जो कौशल रोजगार निगम लाने के लिए, उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना पेंशन है। ठेकेदारी हमने बंद करी, खुद ठेकेदार बन गई सरकार नौकरी देने की। यहाँ तक कि इजराइल में मरने के लिए हमारे उनको ठेके पे भेज रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या होगा? ये है। तो ये इन सवालों का जवाब दें, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्यों? उपलब्धि नहीं है। जहाँ मैं जाता हूँ पूछता हूँ पूरे ज़िले में, उसमें कोई एक चीज़ बता दो जो उपलब्धि हो। नहीं, हमारी आप शुरू से लेकर आखिर तक पंचकुला से शुरू कर दो, और सारे हरियाणा में कहीं किसी चीज़ का इंस्टीट्यूट, कहीं किसी चीज़ का इंस्टीट्यूट, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं मेट्रो, कोई मतलब कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हमारे विकास की लहर ना गई हो। सर, आपने 10 साल तक पूरा प्रदेश चलाया है, उससे पहले सांसद भी रहे हैं और तमाम चीजें। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि अभी चुनाव से पहले भाजपा ने एक बड़ा फैसला किया। मनोहर लाल साहब हुआ करते थे सीएम साहब, उनको बदलकर आप नायाब साहब को लिया है और उन्होंने कुछ फैसलों पर यू टर्न लिया। और यू टर्न वर्ड का मैं स्पेसिफिक इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पंचायतों का मामला था, प्रॉपर्टी आईडीज में भी छूट दी गई और तमाम चीजें थी। इनका जो असर है कि भाई हाँ, हम बदलाव कर रहे हैं, हम चीजों को बदल रहे हैं, क्या 6 महीने में लोगों तक पहुंच जाता है? ऐसा है, ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हैं, एंटी इनकम का, ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे और लोगों ने फैसला कर लिया है इनको ही बदलेंगे। बता चुके हैं, इनको ही बदलने के लिए तैयार हुए लोग। कोई मतलब अब परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, इतनी कितनी गलतियां उसमें, कितना करप्शन का, ये प्रॉपर्टी आईडी में कितना भ्रष्टाचार हुआ, लोग भूलेंगे थोड़ा ही। लोग समझते हैं इन बातों को, और लोगों को मालूम है चुनाव के समय ये फैसले लिए जाते हैं और फिर बदले जाते हैं। इनका कोई इनको नहीं, लोग मन बना चुके हैं। ये मैसेज क्या जाता है कि यूटर्न में कहीं ना कहीं कमी थी उन तमाम स्कीम में, तभी बदली होंगी? यही तो है, जब भाई अगर 6 लाख बैकवर्ड क्लासेस की जो है क्रीमी लेयर 6 लाख की सीमा बनाई उन्होंने, वो फैसला ठीक था या ये फैसला ठीक है? या तो पहली सरकार का गलत फैसला था या इनका गलत था। तो ये कन्फ्यूज़न है, इनको कुछ नहीं है, इनकी उपलब्धि कुछ नहीं है। खाली इन घोषणाओं के भरोसे पे कभी चुनाव नहीं जीते जाया करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती। ग्राउंड पे क्या है, क्या इन्होंने किया है, कहाँ आज हमारा हरियाणा खड़ा है, ये सब देख रहे हैं। फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप की भी हरियाणा में बहस शुरू हो गई। उन लोगों ने कहा नॉन स्टॉप हरियाणा, आपने कह दिया फुल स्टॉप हरियाणा। तो फिर ये नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि हुड्डा साहब तो फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ उसमें निशाना साध रहे हैं। फुल स्टॉप लगा रखा ना उन्होंने फुल स्टॉप हमारा हरियाणा फुल स्टॉप लगाया हमने, ये उनका नारा है। फुल स्टॉप लगाई रखा, कहाँ विकास दिखाए ना भाई, मेरे को ये बताओ, ये बता दे भाई हमने ये किया है 10 साल में, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हमने 1 इंच रेलवे लाइन बनाई है, मेट्रो बढ़ाया है, ये यूनिवर्सिटी बनाई है, ये हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है। वो बनते ही कहा था हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कौन से बन गए भाई बताएं? अभी नारे में भी दे रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज। कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए? रेवाड़ी एम्स वाला शुरू हो रहा है अभी जो उसकी, अरे अभी तो वो रखा फाउंडेशन, हमने तो 9 साल में बना के खड़ा कर दिया था। एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और IIM, कितने सारे इंस्टीट्यूट बन गए 10 साल में इनका हो गया। सिर्फ इलेक्शन चुनाव के देख के कर दिया इन्होंने, इनका क्या। पदयात्राओं में आप नजर नहीं आ रहे। कुछ बीजेपी के लीडर से बात करते हैं, कहते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष खुद तो जा नहीं रहे पदयात्रा पे और ना ही प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं। सबसे जो युवा है सांसद दीपेंद्र पे निशाना साधते हैं, कहते हैं सबसे युवा सांसद को आगे कर रखा है और वही तमाम यात्राओं में जा रहे हैं। जो पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है,
कि ये यात्रा वो करेंगे। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जब भी है अपना इसमें बस में जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे और शुरू करेंगे इस मंथ के जब भी तारीख होगी, और पूरे हरियाणा में जाएंगे। आप रथ पे अलग एक यात्रा इसी के साथ हाँ, जुड़ती हुई शुरू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और शैलजा जी भी यात्रा कर रही हैं? करो, जो भी करे, कांग्रेस को मजबूत करे, यात्रा अच्छा काम करे। अब सर पूछ ही लेता हूँ उसमें पहले पोस्टर आपका नेता प्रतिपक्ष का नहीं था, प्रदेश ये अध्यक्ष छोड़ो, का ये नहीं बातें था। व्यक्तिगत बातें नहीं करता मैं कभी, जी। ये व्यक्तिगत बातें नहीं, लेकिन ये है जो भी यात्रा करता है कांग्रेस की मजबूती के लिए बात करता है। फिर आपको क्या एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज फिर नहीं आप है। कह रहे हो ना, आप ऐसी बात। सर ओवरऑल और जो पूरा सिनारियो है, जो आपने कई घोषणाएं की हैं, हरियाणा में जो आपको नजर आ रहा है, 70 की बात मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कही है, अगर आपने भी कही है, कोई दावा आप लोग का हो तो आज हमारे माध्यम से वो पहुंचे। आप लोग को खुद की असेसमेंट क्या कहती है? देखिए, कहाँ हमारा सीटों पे मेरा खड़े दावा ये है कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हैं? सीटों की बात सीटों का क्या हो गया, जब भारी बहुमत हो गया, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसी गठबंधन का कोई बातचीत जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की थी, भाई महाराष्ट्र में हो जाए या बिहार, या बिहार नहीं के नहीं, बाद में गठबंधन झारखंड? गठबंधन है हमारे, राष्ट्रीय स्तर पे है, बहुत सारे दलों से है, लेकिन अभी प्रांतीय स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है। तो 2-3 सवाल मुझे लेने हैं सर। आपका मुख्यमंत्री के दौर का जो कार्यकाल था वो तो मैंने खुद भी कवर किया था। उससे पहले 3-3 बार जब मैं पूरा रिसर्च करके पढ़ रहा था, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी उम्र छोटी है तो सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। वो दौर कैसा था जब ताऊ देवीलाल जैसे बड़े नेता को भी हुड्डा साहब ने, मुझे लगता है 3 बार हराया है। उसके बारे में अगर आप हमारे जो युवा दर्शक देखेंगे उनको समझ पाएगा, थोड़ा सा उस दौर में अगर आप ले जाएं। दौर की क्या बात है, लोगों की वो होता है, प्रजातंत्र है, जो लोगों ने फैसला लिया वो हमने मंजूर किया। पहले एक बार चुनाव हारा भी था मैं, एमएलए का, फिर उसके बाद जीते भी। 91 से लेकर अब 24 हो गए, इतने साल से बीच में 5-6 महीने नहीं रहा मैं। सिर्फ 99 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो मैं हारा। लोगों का जो फैसला होता है सिर माथे होता है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं। 3 बार हराया देवीलाल जी को, हाँ 3 बार। सबसे टफेस्ट फाइट थी क्या आपके करियर की, राजनीतिक करियर की उस दौरान में? वो देखो, राजनीति तो हर टफ होती है, हर फाइट टफ होती है, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। सर आपका एक नेचर भी है, मैंने कभी भी कई बार बात की है, कई नेगेटिव चीजें होती हैं, किसी पे कटाक्ष होते हैं, कभी मैंने आपको किसी पे पर्सनल कटाक्ष करते हुए नहीं देखा। और कोई कितना भी, मैं इसी में जोड़ देता हूँ, कोई कितना भी कुछ कह दे, विस साहब कह देते कि हुड्डा साहब जेल जाएंगे, वो कह देते, आपका जो एक स्टैंडर्ड जवाब होता था वो फलाना आदमी मेरा दोस्त है। ये आपका जो नेचर है बाकी नेताओं से डिफरेंट मैं पाता हूँ, इसे आकलन करता हूँ एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के मैं तौर पे। ऐसे संस्कार में पला हूँ। मेरे पिताजी की राजनीति रही, मेरे दादाजी रहे राजनीति में, लेकिन व्यक्तिगत हमने कभी नहीं किया, मुद्दों की राजनीति की है। जनसेवा लेकर ही हम राजनीति में आए हैं। हमारे दादाजी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे पिताजी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे। तो ये वैसे थोड़ा ही है। हालांकि अंग्रेजों के टाइम में जो पढ़ जाते थे हमारे किसान होंगे, उनको बहुत अच्छी नौकरियां देते थे, लेकिन वो उन्होंने जेल काटी। 8 विभिन्न जेलों में गए, 4 आज हिंदुस्तान में है, 4 आज पाकिस्तान में है। तो एक जन भावना को लेकर, जन सेवा की एक भावना है, देशभक्ति की एक भावना है, उसमें लेके चलते हैं, तो किसी की द्वेष नहीं है हो सकते। इससे पहले की पीढ़ी की सर बताइए, क्योंकि कुछ रिसर्च जब मैं कर रहा था, पढ़ रहा था, डेट के लिहाज से मैंने पढ़ने की जरूर कोशिश की थी, और मेरा मन था कि जरूर इसके बारे में पूछूं कि कुछ जो वीडियो बाइट्स होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं ना सर, वो लंबे समय तक रह जाते हैं। 1933 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और 35 में एफए की परीक्षा पास की, दिल्ली चले गए। 1937 में रामजस कॉलेज में दो, और ये तमाम तरह की जो चीज़ें थी। और उससे पहले का भी जो दौर था आपके परिवार का, उसका कितना बड़ा योगदान रहा। और मुझे लगता है कि 3 बार सांसद और 2 बार मंत्री भी रहे पिताजी। नहीं, वो तो बहुत वो तो बताऊँगा। उससे पहले मेरे दादाजी बहुत बड़े, वहीं से शुरू करते हैं सर। मेरे दादाजी बहुत वो थे और आर्य समाज के नेता थे। और जो मेरे बड़े दादाजी थे, लाला लाजपत राय के पिताजी मुंशी राधा किशन उनके टीचर थे, रोहतक में पोस्टेड थे। तो लाला लाजपत राय का परिवार, हमारा परिवार और भगत सिंह जी का परिवार, क्योंकि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जो है जब हुए तो वहीं मेरे
दादाजी के पास रुके जब उनको नज़रबंद किया गया। और एक समय ऐसा भी था जब ये मूवमेंट चली तो मेरे दादाजी को और सरदार अजीत सिंह को अंग्रेज़ों ने काला पानी देने का हुक्म किया था, लेकिन वो गवर्नर ने कंडोन किया कि भाई बगावत हो जाएगी दोनों तरफ। तो ये और 1921 में महात्मा गांधी आए वहाँ रोहतक में, उसमें महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और मौलाना आज़ाद ये आए और उन्होंने कि उस को प्रिजाइड ओवर मेरे दादाजी ने किया। ये था उनका स्तर। लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी थे आगे थे। इसके बाद मेरे पिताजी ने जब ग्रेजुएशन करी तो मेरे दादाजी से इजाज़त ली, भाई देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन करते ही नौकरी की तरफ ना जाके एक मतलब जेल में गए, 8 जेलों में रहे। देश आज़ाद हुआ और वो देश के सबसे आखिरी प्रिजनर थे जो अंग्रेज़ों ने रिलीज़ किया। और वहाँ से छूटते ही, लाहौर से छूटते ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य इलेक्ट हुए। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में ही जब आज़ादी नहीं हुई थी उससे पहले ही लास्ट वो थे कि जो आज़ाद हुए थे। जब आज़ादी हुई ना तो उस टाइम तो था, जब तक संविधान सभा नहीं बनी तो उस टाइम तक तो यही था ना कि उनका ही राज था। जब 15 अगस्त को हुई ना हमारी तो आज़ादी हुई, 15 अगस्त 1947 को। मैं तो वो 15 सितंबर को हुआ। तो उससे पहले जो रिलीज हुआ वो मेरे पिताजी रिलीज हुए और सीधा संविधान सभा के मेंबर बने और वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे हैं। दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई है ही नहीं। 7 सदनों के सदस्य। 7 सदनों के सदस्य। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, जी, प्रोविजनल पार्लियामेंट, जी, लोकसभा, जी, पंजाब असेंबली, जी, हरियाणा असेंबली, जी, राज्यसभा। राज्यसभा। ये इतिहास है अपने आप में। हाँ, उनका कोई वो नहीं है। देखो ना, इसमें जो लिम्का बुक में नाम है जी, ये उस समय का जो माहौल वो था आपकी, देखो वो लिम्का बुक का है, बार है। हाँ, लिम्का बुक में नाम है उनका। उस समय जब आपकी परवरिश हो रही थी, वो जो संस्कार थे या जो परिवार का माहौल था, उसका असर आप पे क्या रहा? क्योंकि 25 साल में देख रहा था, 25 साल की उम्र में शायद आपने भी सर राजनीति शुरू कर दी थी। नहीं, मैं तो भाई राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। मैं तो 15 दिन का या महीने का हूँ, दिल्ली आ गया हूँ। फिर मतलब संस्कार तो अपने आप ही पड़ते रहते हैं। जैसे मेरे पिताजी तो भाई स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ साक्षात रूप में मैंने देवता को देखा। आपकी पीढ़ी में आपके बड़े भाई शायद पहला विधायकी का चुनाव लड़े थे। हाँ, कैप्टन प्रताप सिंह लड़े थे 1972 में। और उसके बाद का सफर फिर आपने? उसके बाद उन्होंने कहा, मैं क्यों फौजी आदमी थे वो, उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। फिर 82 में पहला इलेक्शन मैंने लड़ा था। अब दीपेंद्र को देखते हैं, मुझे लगता है, और मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, आप इसे शिकायत में भी ले सकते हैं, इसे तारीफ में भी ले सकते हैं कि अब पिछले 1-1.5 साल से 3 साल से मैंने देखा नंबर ऑफ डेज में, एक दिन दीपेंद्र से पूछ रहा था, दीपेंद्र भाई से मैं, कि आप जो साल के 365 दिन होते हैं उनमें से कितने दिन आप हरियाणा में जाते हैं? तो वन ऑफ द जो लीडर हैं हरियाणा के, जो लगातार हरियाणा में घूमते रहते हैं, और माफ़ कीजिएगा आपसे ज़्यादा दीपेंद्र अब हरियाणा में डेली बेसिस पे जाते हुए मैंने उनको देखा है। ठीक है, उसका काम है जन सेवा करना, जनता के बीच में जाना उसका काम है। जब लोगों ने चुन के भेज रखा है तो उसका जो जिम्मेवारी है ये। इस बार के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट जीत जो कांग्रेस की रही वो रोहतक से भी रही। और जब मैं बात कर रहा था, रोहतक का आकलन कर रहा था, उसमें कि सब वर्ग की तरफ से जो वोट मिले, वो जो तमाम चीज़ें थी, वो 2024 में एक बड़े मार्जिन को कन्वर्ट करने में सफल रही। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, हमारा परिवार जो है वो देश के लिए राजनीति करता है, जनसेवा के लिए, कोई जात पात में नहीं रहता। तो इस वास्ते सब जो है समर्थन मिलता है हमारे को। और कोई कहता है भाई ये परिवार वो है, मेरे को तो इस बात का गर्व है। मेरे दादा ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, राजनीति में रहे, मेरे पिताजी ने रही, मैंने देश की सेवा करी, अब दीपेंद्र कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ दिस। 4 पीढ़ी का कनेक्शन। हाँ, प्राउड है, मैं गर्व है इस बात का मेरे को। सर, अब तमाम चीज़ें हमारी आगे। एक आखिरी सवाल सर, एक चीज़ का बड़ा आरोप लगता है कि हुड्डा साहब के साथ जो बाकी लोगों की राजनीति है कहीं पीछे छूट जाती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सब लोग आपकी वजह से गए या किसी मौके मिलने की वजह से नहीं गए। भाजपा वाले नाम गिनवाते हैं एक एक करके जो उनके पास है। चौधरी
वीरेंद्र सिंह तो खैर वापस आ गए हैं, इससे पहले अब किरण गई, लेटेस्ट उदाहरण है। राव साहब का उदाहरण देते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि इनके रहते हुए बाकी लोग कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। भाजपा सीधे तौर पर आप पे आरोप लगाती है। जिनका नाम ले रहे हो, कई बार कांग्रेस में आ लिए, कई बार जा लिए, उनका क्या, कोई ये नहीं है। राव साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, किरण जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ तो फिर क्या, राव साहब भी जो है ना हमारे साथी हैं और रहे, उनकी अपनी सुविधा अनुसार फैसले लेते हैं, हमारे को क्या है। लेकिन हमारा यह है भाई, कांग्रेस के उसमें, कांग्रेस की नीतियों में हमारे को वो है, पूरा विश्वास है। अपने से अभाव जो है कांग्रेस की नीति जनसेवा है। दो आखिरी सवाल सर, नंबर को लेकर आपने कई बार सवाल किए इस सरकार से, मौजूदा के पास, आपके पास नंबर नहीं है। अभी जो सत्र आएगा उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या रणनीति रहेगी, और वाकई क्या सरकार नंबर साबित नहीं कर पाएगी सत्र में, अगर ये विश्वास मत के लिए बोला जाता है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है इनके पास अपनी कितने हैं, बीजेपी के एमएलए कितने हैं, नंबर तो है नहीं इनका। लेकिन तोड़ फोड़ करेगी तो जो जेजेपी के कुछ आदमियों से वो कर रहे हैं, दो को तो जेजेपी वालों ने डिस्क्वालीफाई करने की दरखास्त दे रखी है। तो यही है, बाकी स्पष्ट बहुमत नहीं है इनका। मौजूदा राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है लोकसभा जीतने के बाद रोहतक से, उसको लेकर ये गेंद चलती रहती है। आपने गेंद फेंक दी कि भाई दिग्विजय लड़ ले, समर्थन दे देंगे। उन्होंने कहा कि आपके परिवार में से लड़ ले, कोई समर्थन दे दे। वाकई, और आपका स्टैंड जो पहला था, आपने बिल्कुल मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि भाई हमारे पास तो नंबर है नहीं। है भी नहीं। 28 हमारे एमएलए हैं, ऐसे तो 29 हैं। तो किरण जी चली गई तो 28 रह गए। 28 में तो राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता ना। मेंबर बनने के लिए तो 46 चाहिए, 46 नहीं, कम घट गया, 43-44 तो चाहिए, 42-43 जितने भी चाहिए। हमारा नंबर नहीं है, तो इस वास्ते उन्होंने कहा भाई कोई भी ले आओ, नंबर ले आओ। उनके जेजेपी के कह रहे हैं वो 10 एमएलए ला के आओ, दे देंगे, कोई तो हो। और पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हरियाणा में बहुत देखने को मिली। सुरेंद्र पवार साहब, राव दान सिंह साहब है, उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई, और उस तरह का एक्शन देखने को बड़ा मिला ईडी का, और कांग्रेस के विधायकों पे ज्यादा। चलो, हमारे को न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, जो होगा आप देखें सब ठीक निकलेगा, क्योंकि हमारे किसी ने गलत काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल, और सीधा जनता को आप अगर जवाब देना चाहें मेरे माध्यम से, कि कांग्रेस जो चीजें लेके जा रही है 2024 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस का कैंपेन किस तरह से खास रहेगा, और कांग्रेस हरियाणा को लेकर क्या कहेगी, क्या विजन रखेगी? आपसे कोई बढ़िया लीडर इसमें हो नहीं सकता। ऐसा है, कांग्रेस जो 2014 में जहाँ हरियाणा था नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में जो स्थान था, उसी स्थान पर जाएगी। जो आज जिस प्रकार से हो रहा है कि 2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी कांग्रेस की सरकार बनने से पहले। मेरे को सेवा करने का मौका मिला, मैंने बनते ही कह दिया था, क्योंकि कानूनी व्यवस्था बहुत ख़राब थी। बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और वो सब खुद हो गए थे, भाग गए थे। तो हरियाणा में शांति रही, इसी वास्ते प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में सबसे आगे गया। और आज भी परिस्थिति है हरियाणा में। पहले ड्रग नहीं थी, लेकिन आज बड़ा अफसोस है मेरे को कहते हुए, आज पंजाब से ज़्यादा मौत हरियाणा में हुई है ड्रग अब्यूज़ के साथ, जो ये नशे चल गया। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा, बदमाशों को और नशे को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम, कांग्रेस पार्टी, ताकि हरियाणा विकास कर सके। इतने आईएमटी बनाए हमने, इनने एक कोई आईएमटी नहीं बनाया। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इन्वेस्टमेंट आएगी एक माहौल पैदा करने से। माहौल बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। 2 लाख जो है नौकरी खाली हैं, वो हम पक्की नौकरी देंगे। अब ये प्रचार करते हैं, ये जो कौशल रोजगार निगम है, कि उनको सबको हटा देंगे। नहीं, हम नीति बनाएंगे, उनमें जो काबिल है उनको रखेंगे, जो डिजर्विंग है उनको, पर लेकिन पक्की नौकरी देंगे हम। इनकी तरह ठेके का नौकरी नहीं देंगे। भाजपा एक आखिरी अंतिम सवाल, भाजपा ने अपना, कई अंतिम सवाल हो गए आपके। नहीं सर, आखिरी है, बिल्कुल कई अंतिम हो गए, हर बार ये कहता है अंतिम सवाल। ये अमित शाह साहब कह गए कि नायब सैनी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। कांग्रेस इस तरह से जाती है। चलो, वो तो उनका काम है। कांग्रेस की अपनी निर्धारित नीति होती है। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री होता है,
वो विधायक और हाईकमांड चुनती है। जो जिसको विधायक चाहेंगे, हाईकमांड चाहेगी, मुख्यमंत्री बन जाएगा। शुक्रिया। ये वाकई सर आखिर में अंतिम सवाल था। बहुत बहुत बातचीत करने के लिए शुक्रिया।